हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति। क्या पढ़ रहे थे हम? पृथ्वी की उत्पत्ति या सौर परिवार की उत्पत्ति। इस टॉपिक में हमने एक तो आपने कांट की वायव्य राशि परिकल्पना पढ़ी थी। उस वायव्य राशि परिकल्पना में वायु का मतलब वायु या गैस, जिसको निहारिका बोलते हैं, वो निहारिका एक जगह इकट्ठी होकर घूर्णन करने के बाद में उसमें 9 उभार निकलते हैं और 9 ग्रहों में वो विभक्त हो जाती है। ये कांट महोदय कहते हैं। कांट की जो परिभाषा हमने कल देखी कि आप मुझे वो आधे पदार्थ, आधे का मतलब देव निर्मित पदार्थ, आप मुझे वो देव निर्मित आधे पदार्थ दीजिए, मैं आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति करके दिखाता हूँ। ये कांट महोदय कहता है कि जैसी पहले आधे पदार्थ से पृथ्वी और अन्य ग्रह बने हैं, वैसे के वैसे ग्रह मैं अभी भी बना सकता हूँ अगर मुझे वो पदार्थ मिल जाएं तो वह परिभाषा किसकी थी? कांट की थी। ठीक है, हम दूसरी परिभाषा देख रहे हैं, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ये कब दी गई थी? 1796 में। लाप्लास महोदय है लाप्लास महोदय ने परिकल्पना दी, निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना ये परिकल्पना 1796 ईस्वी में दी गई। कब दी गई? 1796 ईस्वी में। जब वो पदार्थ है ब्रह्मांड में, वो पदार्थ है ब्रह्मांड में, कोई भी मान लो एक पदार्थ है, इतना सारा पदार्थ है ब्रह्मांड के अंदर, उसके अंदर घूर्णन गति हुई, वो अपने ही स्थान पे घूम रहा था। तो वो घूम रहा था, उस समय उसमें से एक वलय, एक इसकी छड़, इसका ऊपरी भाग अलग हुआ और अलग होकर के दूर चला गया और वो 9 टुकड़ों में टूट गया। ये कौन कहता है? लाप्लास कहता है कि एक गैसीय पिंड था ब्रह्मांड के अंदर। वो पिंड ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा था, अपने ही स्थान पे घूर्णन कर रहा था। घूर्णन के कारण, घूर्णन का मतलब हमने आपको पहले ही समझा दिया है, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिभ्रमण को ही घूर्णन कहते हैं। तो अपने स्थान पे घूमना घूर्णन, और उसके चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण। ठीक है, तो वो गैसीय पिंड है, वो घूम रहा था, तो उससे एक वलय, एक इसकी ऊपर की छड़ अलग हुई, पृथक हुई, जिसके कारण आगे जाकर के वो विभक्त हुआ, 9 टुकड़ों में टूटा और संयुक्त होकर के ये 9 ग्रहों में विभक्त हो गया, 9 ग्रहों में बंट गया। तो वहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना में बताई है। ठीक है, और आगे की परिकल्पना देखें तो सन 1850 में फ्रांसीसी विद्वान है, एक फ्रांसीसी विद्वान का नाम है रोसे। एक फ्रांसीसी विद्वान है रोसे, उसने इसी निहारिका परिकल्पना को संशोधित करके बताया। तो इसका जो सिद्धांत कहलाया संशोधित निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना, इसका सिद्धांत कौन सा है? रोसे का संशोधित निहारिका परिकल्पना। फिर एक विद्वान और आया, उस विद्वान का नाम है डॉक्टर आल्फवेन, डॉक्टर हेंस आल्फवेन। हेंस आल्फवेन, इस विद्वान ने जो परिकल्पना दी थी वो थी चुंबकीय परिकल्पना। चुंबकीय परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना थी? चुंबकीय परिकल्पना। ये कब दी गई थी? ये दी गई 1942 में।
कब दी गई? 1942 में दी गई। इसके बाद में एक विद्वान आया, ओटो स्मिड। विद्वान का नाम क्या है? ओटो स्मिड। इसकी जो परिकल्पना है उस परिकल्पना का नाम है अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना। इंटर स्टेलर डस्ट थ्योरी। इंटर स्टेलर डस्ट थ्योरी। ये परिकल्पना कब दी गई थी? 1943 में। कब दी गई? अंतरतारक धूल परिकल्पना 1943 में दी गई। कुछ विद्वान जो हैं इस परिकल्पना को द्वैतवादी परिकल्पना भी मानते हैं। इसको हम पढ़ रहे थे अद्वैतवादी, यानी एक ही प्रकार के पदार्थ से निर्मित ग्रहों की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है। कुछ विद्वान हैं वो ओटो स्मिड की इस परिकल्पना को क्या मानते हैं कि ये द्वैतवादी परिकल्पना भी है। कैसी परिकल्पना है? द्वैतवादी। ठीक है। इसमें दो प्रकार के मत हैं। फिर एक विद्वान और है, उस विद्वान ने भी अपनी परिकल्पना प्रदान किया द्वैतवादी में। उसका नाम है वाइजेकर, जर्मनी का है वाइजेकर। कहाँ का है? जर्मन। इसने कौन सी परिकल्पना दी? इसने दी निहारिका मेघ परिकल्पना। निहारिका मेघ परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना है? निहारिका मेघ परिकल्पना प्रदान की किसने? वाइजेकर ने। ठीक है। ये परिकल्पना कब दी गई थी? ये दी गई थी 1944 में। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं हैं, इनको याद रखना है आपको। डॉक्टर हेंस आल्फवे ने कौन सी परिकल्पना दी? चुंबकीय परिकल्पना दी। ओटो स्मिड ने अंतरतारक धूल परिकल्पना दी। वाइजेकर ने यहाँ पे कौन सी दी? निहारिका मेघ परिकल्पना दी। ठीक है। एक विद्वान और है जिसने भी अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, उसका नाम है यहाँ पे क्विपर। विद्वान का नाम क्या है? क्विपर। इस विद्वान ने जो परिकल्पना दी उसका नाम है आद्य ग्रह परिकल्पना, प्रोटोप्लेनेट परिकल्पना। क्या नाम है? आद्य ग्रह परिकल्पना। इसको प्रोटोप्लेनेट परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लेनेट परिकल्पना। ठीक है। ये क्विपर महोदय की जो ये परिकल्पना है आद्य ग्रह परिकल्पना, ये एकमात्र ऐसी परिकल्पना है जो ये साबित करती है कि सूर्य से पहले ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। और तो बाकी क्या कहते हैं? सूर्य के बाद में उत्पत्ति हुई है और अन्य ग्रहों की। लेकिन ये एकमात्र ऐसी परिकल्पना है जो सूर्य से पहले ग्रहों की उत्पत्ति बताती है। किससे पहले? सूर्य से। यानी कि ये सूर्य से पहले ही ग्रह बन गए थे, उसके बाद में सूर्य बना हुआ है। ठीक है। एकमात्र परिकल्पना। इतनी परिकल्पनाओं को हम अद्वैतवादी परिकल्पनाएं कहते हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो हमने कांट की वायव्य राशि परिकल्पना पढ़ी, दूसरी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, तीसरी रोसे की संशोधित निहारिका परिकल्पना है, डॉक्टर हेंस आल्फवेन की चुंबकीय परिकल्पना है, ओटो स्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना है, वाइजेकर की निहारिका मेघ परिकल्पना है और क्विपर की आद्य ग्रह या प्रोटोप्लेनेट परिकल्पना है। ठीक है। इतनी सारी परिकल्पनाओं को हम अद्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं। 18वीं शताब्दी जो थी, एक बात और ध्यान में रखना, जब शताब्दी की बात आई तो जैसे हम बात करें 18वीं शताब्दी, बहुत बार आता है, बहुत से बच्चों के कंफ्यूज भी रहता है। एक तो आता है शताब्दी,
एक आता है ईस्वी पूर्व, क्योंकि ये चीज़ें हमारे ज्योग्राफी में बहुत बार आएंगी, ये चीज़ें अपने ज्योग्राफी में बहुत बार आएंगी, तो ये आपको कंफ्यूज करती रहेंगी, तो इनके बारे में आप ध्यान में रखना। ये जो बातें हैं 18वीं शताब्दी का बता रहे हैं हम, तो 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1700 से लेकर के 1800 तक का काल, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है 1700, इसके बाद में 18वीं शताब्दी है, यानी 1800 का काल है, 1800 तक इसको कहेंगे 18वीं शताब्दी। फिर 1800 से हम 1900 तक कहेंगे इसको 19वीं शताब्दी। फिर 1900 से 2000 तक इसे कहेंगे 20वीं शताब्दी। 2000 से 2100 तक कहेंगे 21वीं शताब्दी। अब जो चल रही है वो कौन सी चल रही है? 21वीं। 2020 में आ गए हम, यहाँ इसके बीच में है, तो ये शताब्दी कौन सी है? 21वीं शताब्दी है। समझ रहे हो बात? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब शताब्दी की बात आए तो शताब्दी जैसे 17वीं हो तो 1600 से लेकर के 1700 के बीच का काल, उसको कहते हैं 17वीं शताब्दी। 1700 से 1800 के बीच का काल 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। दूसरी बात करते हैं हम ईसा पूर्व की और ईस्वी की। ईस्वी सन, जब आपको कहा जाए ईसा पूर्व, तो जैसे आपने पहले ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ में आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे 0 लगाते हो, यहाँ +1 +2 +3 +4 ऐसे करते हो, इधर -1 -2 -3 ऐसे करते हो ना। तो ये अपनी 0 ईस्वी सन है। यहाँ पर क्या है? ईसा का समय है ये। यहाँ से आगे चलते हैं तो ये ईस्वी सन है, ईस्वी सन है। ठीक है, यहाँ से पीछे चलते हैं इधर की ओर तो ईसा पूर्व है। कितना है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब जैसे आपको कहा जाए 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूज रहता है ये, मैंने बहुत बार देखा है। यहाँ पे ईसा पूर्व का मतलब हो गया, यहाँ पे जैसे 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500, 600 ऐसे है, तो यहाँ पे 600 है। यहाँ पे हम चल रहे हैं 2000 में, 2020 में। 600 का मतलब 2000 तो है ही है, और ये 600 भी इसमें काउंट है, तो इतने साल हो गए। यानी ईसा पूर्व आएगा, वो अपनी जो सन चल रही है उसके अंदर आपको ऐड करना है कि इतना अंतराल हो गया उनके बीच में, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ मान लो ये 600 तक है, पहले तो आप 600 से माइनस करके 0 तक आओगे तो 600 साल तो ये हो गए। फिर यहाँ से 0 से 2020 तक जाओगे तो 2020 यहाँ तक हो गए, तो 2620 साल हो गए ना। तो यही आपको ध्यान में रखना है। ईसा पूर्व का मतलब पहले का काल, ईस्वी का मतलब बाद का काल। 0 से बाद का काल ईस्वी होता है, 0 से पहले माइनस में जाते हैं वो ईसा पूर्व का काल होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। छोटी सी बातें हैं, मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको ध्यान में रहे। बहुत सारे बच्चे जब बुक्स पढ़ते हो तो उस समय इसको ईस्वी सन करके आप आगे निकल जाते हो, ईसा पूर्व करके आप आगे निकल जाते हो, जबकि उस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हो। वहाँ पे लिखा हुआ है 500 ईसा पूर्व, तो आपने पढ़ लिया 500 ईसा। अब इसमें 500 पढ़ा, ईसा पूर्व नहीं पढ़ा। ईसा पूर्व को आपको समझना भी है कि ये कहना क्या चाह रहा है कि 500 साल पहले। आप 500 आगे वाला पढ़ लेते हो उसमें, लेकिन वो कह रहा है कि 500 साल पीछे, अब जो चल रही है उससे भी पीछे चल रहा है। ठीक है, तो अंतराल ज़्यादा हो गया। ईसा पूर्व का मतलब अंतराल ज़्यादा होता है, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम कहाँ आ रहे थे कि 18वीं शताब्दी का अंत जो है, 18वीं शताब्दी के लास्ट ईयर तक 1796 तक ऐसे जो अंत है वहाँ तक तो इस निहारिका परिकल्पना है, इस पे कार्य किया गया। लेकिन जो आगामी 150 वर्षों तक, 18वीं शताब्दी के आगामी 150 वर्ष 1950 तक, यानी लगभग 1950 तक इस निहारिका परिकल्पना पर कोई कार्य नहीं किया गया। यानी 18वीं शताब्दी तक तो इस पे बहुत सारा कार्य किया गया, बहुत सारी परिकल्पनाएं दी गई, लेकिन जो लास्ट में दी गई थी परिकल्पना 1942 में दी। कौन सी परिकल्पना दी थी 1942 में? डॉक्टर हेंस आल्फवेन की जो परिकल्पना थी, चुंबकीय परिकल्पना, वो 1942 में दी गई थी।
ठीक है। 1796 के बाद में आप देखो 1850 में एक संशोधित परिकल्पना थी, वो कोई परिकल्पना नहीं थी, वो तो संशोधित परिकल्पना थी 1850 वाली, लेकिन काम नहीं किया गया इतना। लेकिन जो अल्फवेन का काम था वो 1942 में किया गया। उसके बाद में ओटो स्मिथ ने 1943 में किया, ठीक है। वाइजेकर ने यहाँ 1944 में काम किया। तो 150 सालों का अंतराल है, वहाँ तक इसमें कोई कार्य नहीं किया गया निहारिका परिकल्पनाओं पर, ठीक है, यानी अद्वैतवादी परिकल्पनाओं पर। आगे जाकर के अगर हम बात करें क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जो ये परिकल्पनाएं हैं ये कोणीय संवेग संरक्षण की अनुपालना नहीं कर पा रहे थे। कोणीय संवेग का मतलब होता है एकदम सिद्ध नहीं कर सकते, सटीक सिद्धता नहीं हो रही थी, इसलिए इस पे काम करना ही बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम द्वैतवादी परिकल्पनाओं की। अद्वैत हमने पढ़ लिया है, और अब बात करते हैं द्वैतवादी परिकल्पनाएं। द्वैतवादी परिकल्पना, द्वैतवादी का मतलब हो गया दो तारों से, यानी द्वितारक, द्वैतारक परिकल्पना भी कहते हैं इसको, और द्विजनकीय, यानी जो ग्रहीय पदार्थ हैं वो दो जनकीय पदार्थों के संयोग से यहाँ पे बनते हों, या इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत प्रस्तुत के, कोई विद्वान कहता है ऐसे बना हुआ है, कोई विद्वान कहता है ग्रह ऐसे बने हुए हैं, तो दोनों में मतभेद होते हैं, जिसको हम द्वैतवादी परिकल्पनाएं कहते हैं, ठीक है। या दो तारों के जनकीय दो पदार्थ होते हैं, दो जनकीय पदार्थ होते हैं, जिसके कारण इसको द्वैतवादी कहा जाता है, ठीक है। दो ऐसे पदार्थ जिसके संयोग से यहाँ पे ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं धूमकेतु टक्कर परिकल्पना या पुच्छल टक्कर परिकल्पना। पहली है धूमकेतु, धूमकेतु टक्कर परिकल्पना। या इसको पुच्छल टक्कर परिकल्पना। इसके अंदर आपको इस विद्वान का नाम है जिसने इसको दिया है, उस विद्वान का नाम है यहाँ पे कास्ते द बफन। इसने 1749 ईस्वी में, कब दिया, 1749 ईस्वी में इस परिकल्पना की उत्पत्ति की। पृथ्वी की और अन्य साथी ग्रहों के बारे में यह परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अंदर ये कहा कि जो पुच्छल तारा है, जो धूमकेतु हैं, वो आपस में टकराए, वो आपस में क्या हुए, टकराए, और टकराने से विखंडित हो गए। विखंडित होने पे छोटे छोटे पदार्थों में जो पदार्थ बनता, वो पदार्थ 9 ग्रहों में विभक्त हो गया। ये बात किसने की, कास्ते द बफन ने। यानी दो तारे हैं, दो तारे आपस में आए, आकर के दोनों आपस में टकराए, टकराने से यहाँ पे अनेक खंडों में बंट गए। अनेक खंडों में बंटे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। यह तो बात किसने की, कास्ते द बफन ने, कि दो तारे आपस में टकराए। एक धूमकेतु था, वो किसी अन्य पिंड से जाकर के टकराया, टकराने से वहाँ पर उसका विखंडन हुआ। विखंडन होने से वो पदार्थ जो है वो ठंडे हुए, ठंडे होने से अपने स्थान पर घूर्णन के कारण वो ग्रह की उत्पत्ति मानी जाती है। ये बात किसने की, कास्ते द बफन ने। कब की, 1749 ईस्वी में, धूमकेतु टक्कर परिकल्पना, ठीक है। दूसरी परिकल्पना है इसके अंदर, ये तो थी कास्ते द बफन की। दूसरी परिकल्पना की बात करें तो एक विद्वान है चैम्बरलिन, और उसके साथ में है मोल्टन। दो विद्वान हैं, चैम्बरलिन और एक है मोल्टन। इनकी परिकल्पना है ग्रहाणु, ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन मोल्टन की कौन सी परिकल्पना है, ग्रहाणु परिकल्पना। इसको प्लेनेटेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेनेटेसिमल, प्लेनेटेसिमल बोलते हैं। ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना की जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसको सौर ज्वार परिकल्पना कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला। इसको सौर ज्वाला, सौर ज्वाला परिकल्पना भी कहते हैं, ठीक है। सौर ज्वाला
परिकल्पना, ये जो परिकल्पना थी कब दी गई थी? 1905 ईस्वी में। कब दी गई थी? 1905 ईस्वी में। और यहाँ पर ये जो चैम्बरलिन मोल्टन है ये थे शिकागो विश्वविद्यालय है, वहाँ पे प्रोफेसर थे। शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का काम किया करते थे। चैम्बरलिन मोल्टन जो है ये परिकल्पना प्रस्तुत थी 1905 में। इसने इसका नाम दूसरा क्या रखा इन्होंने? सौर ज्वाला परिकल्पना। ठीक है, यहाँ पे ये सिद्धांत इस बात को महत्वपूर्ण मानता है कि जो सौर ज्वालाएं हैं उनके परिणामतः वो सौर ज्वालाएं जब निकली तो उसके बाद में वो पदार्थ ठंडा हुआ और ठोस हुआ, ठंडा हुआ और ठोस हुआ, और उन ठोस कणों के कारण परस्पर आपस में जुड़ने से वहाँ पर यहाँ ग्रहों का निर्माण की व्याख्या प्रस्तुत की गई। कौन से क्षेत्रों में? कि ब्रह्मांड में जब यहाँ पर सौर ज्वालाएं निकली, यहाँ पर सौर ज्वालाएं निकली, निकलने के बाद में वो सौर ज्वालाएं बाहर की ओर ठंडी हुई, ठोस हुई, उन कणों के कारण वहाँ पर इन ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार यह सौर ज्वालाएं निकली कहाँ से उसकी बात कर लेते हैं एक बार। इसको ध्यान में रखना आप। यह परिकल्पना चैम्बरलिन मोल्टन परिकल्पना है, ग्रहाणु परिकल्पना भी कहते हैं इसको, और सौर ज्वाला परिकल्पना भी कहते हैं। उससे पहले आपको सूर्य को समझना पड़ेगा। सूर्य का मतलब यहाँ सूर्य की परतों के बारे में समझना पड़ेगा। यह क्या है? सूर्य। ब्रह्मांड के अंदर क्या है? सूर्य। सूर्य को हम 6 भागों में बांटते हैं, 6 परतों में बांटा जाता है। 6 परतों का मतलब होता है इसके 2 हिस्से किए जाते हैं। यहाँ पर इसके 2 हिस्से किए जाते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो भाग है इसका सूर्य का, ये बाह्य सूर्य है, इसका बाह्य भाग है। ठीक है, बाह्य भाग। ये सूर्य का आंतरिक भाग है। कौन सा भाग है? आंतरिक भाग। आप ध्यान में रखना। अब इन आंतरिक भाग और बाह्य भागों को इन्होंने 3-3 परतों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3-3 भागों में। यहाँ पर इसकी 3 परतें की गई। ये तो है केंद्र इसका, इसको तो बोलते हैं केंद्रीय भाग या बलज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? केंद्रीय भाग या बलज। तापमान यहाँ सूर्य का सबसे ज़्यादा जो शक्ति है, ताप है, वो यहीं पे केंद्रित है। सूर्य में जो ज्वालाएं हैं सबसे ज़्यादा ज्वालाएं यही हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जैसे हम सूर्य की बात करें, यहाँ पर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यहाँ पे कोई भी पदार्थ यहाँ पे टिक नहीं सकता, वो पिघल जाता है, सूर्य की चपेट में आता है। यहाँ पे कितना भी ठोस पदार्थ हो, वो अगर इसमें आ गया, बलज में आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। इतना ज़्यादा यहाँ पे तापमान है। अगर आते आते बात करें तो इसके जो बाहरी भाग है, यहाँ का टेम्परेचर यहाँ पर 5700 डिग्री के लगभग, यानी 6000 के पास में यहाँ पे सेंटीग्रेड रहता है। 5700 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ के क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ के तापमान में और यहाँ के तापमान में आप अंतर देख सकते हो। यहाँ का कितना है? 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। इतना ज़्यादा तापमान होता है। तो इस भाग को क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग कहते हैं या बलज कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक परत होती है बलज के। इस बलज वाली परत को यहाँ पे कहा जाता है विकिरण मंडल। क्या बोलते हैं इसको? विकिरण मंडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विकिरण मंडल। इसके ऊपर वाले इस भाग को बोलते हैं यहाँ पे संवहनीय मंडल। कौन से मंडल बोलते हैं? संवहनीय मंडल। जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे उस समय इसकी थोड़ी और डिटेल में बात कर लेंगे। एक बार इन परतों को ध्यान में रख लो। यहाँ पे केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? बलज या केंद्रीय भाग बोलते हैं। इसके ऊपर वाली परत को, ये आंतरिक के भाग है, ये आंतरिक भाग है। इसी के 3 परतें हैं। ये कौन कौन सी परतें हैं? विकिरण मंडल, संवहनीय मंडल और केंद्रीय भाग या बलज। अंदर वाली परत कौन सी है? बलज वाली। इसके ऊपर विकिरण मंडल, उसके ऊपर संवहनीय मंडल। ठीक है, ये तो 3 परतें हो गई इसकी आंतरिक भाग में। ठीक है, यहाँ पे इसके बाह्य भाग जो है, इस सूर्य का ये बाह्य भाग दिख रहा है आपको, इसको भी इसने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। इसके जो 3 भाग हैं यहाँ पे, इस 3 भागों में यहाँ पे इसको नाम दिया गया है
इस संवहनीय मंडल के ऊपर वाला भाग है, इस भाग को तो इसने कहा प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, या बोलते हैं इसको फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। समझ गए? इस प्रकाश मंडल के ऊपर वाली जो ये परत है, इस परत को कहा जाता है यहाँ पे वर्णमंडल, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, या क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोस्फीयर। और इस वर्णमंडल के ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पे इस परत को बोलते हैं यहाँ पे प्रभामंडल। क्या बोलते हैं? प्रभामंडल, जिसको आप देख सकते हो। प्रभामंडल को आप सूर्य को देखते हो तो उसको बोलते हैं यहाँ पे कोरोना या प्रभामंडल। जब आप अभी सूर्य को देखो तो ऊपर की जो परत दिख रही है आपको, वो परत कौन सी है? प्रभामंडल वाली है, कोरोना वाली है, जिसको कोरोना या प्रभामंडल कहा जाता है, जो सूर्य हमें दिखता है। ऐसे तो नहीं दिखता, लेकिन आप लोग किसी ग्लास के माध्यम से उसे देखो तो आपको धधकता हुआ सूर्य नज़र आएगा। वो धधकता हुआ सूर्य की कौन सी परत दिख रही है अपने को? प्रभामंडल वाली दिख रही है या कोरोना दिख रहा है। समझ रहे हो बात? तो आप इसको सूर्य की, ये क्या है? पूरा सूर्य है। इस सूर्य की 6 परतों में इसको बांट सकते हैं। 3 आंतरिक परत है और 3 बाह्य परत है। कितनी परतें हैं आंतरिक? 3 है। और बाह्य परत कितनी है? 3 है। ठीक है। यहाँ से इसके केंद्र में इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि पास में कोई पदार्थ हो उसको अपने और खींच लेता है। सूर्य में इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो इतनी होती है कि किसी पदार्थ को वो अपने अंदर खींच लेता है। तो यहाँ पर बाहर के जो सौर कलंक हैं, ठंडे जो पदार्थ हैं ब्रह्मांड में जो विचरण कर रहे होते हैं, उनको सूर्य के पास में आने के कारण सूर्य उनको अपने अंदर खींच लेता है और जमा करता रहता है। उनको जमा कहाँ पे करेगा? इस प्रकाश मंडल वाले क्षेत्र में जमा करता रहेगा। उस सौर कलंकों को, ठंडे पदार्थों को कहाँ जमा करेगा? इस क्षेत्र में। यानी आग में घी का काम करते हैं ये सौर कलंक। जितनी मात्रा में ये ठंडे सौर कलंक उनके अंदर जमा होते रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में सूर्य सौर ज्वालाओं को फेंकता रहेगा। सौर ज्वालाएं जमा तो ये यहाँ पे होते हैं, और सौर ज्वालाएं कहाँ से निकलती हैं? इस वर्णमंडल से निकलती हैं। जब सूर्य सौर कलंकों को या ठंडे पदार्थों को अपने अंदर जमा करेगा, उस समय वहाँ से जो सौर ज्वालाएं निकलेंगी, वो निकलेंगी कहाँ से? वर्णमंडल से निकलेंगी, क्रोमोस्फीयर से निकलेंगी। समझ गए बात? तो यहाँ से इस सिद्धांत में हम ये पढ़ना चाह रहे हैं। कौन से सिद्धांत में? चैम्बरलिन मोल्टन का जो सिद्धांत है, ग्रहाणु परिकल्पना या सौर ज्वाला परिकल्पना, इस सिद्धांत में ये पढ़ना चाहते हैं कि सूर्य सौर ज्वालाओं को यहाँ से बाहर की ओर फेंका। कहाँ से फेंका? वर्णमंडल से। क्रोमोस्फीयर जो है, उस क्रोमोस्फीयर से जो सौर ज्वालाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं या बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद में ये जो सौर ज्वालाएं हैं वो ठंडी होती हैं। क्या होती हैं? ये ठंडी होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सौर ज्वालाएं हैं बाहर की ओर फेंक देता है। यहाँ पे जैसे सौर ज्वालाएं फेंक दी, यहाँ से कोई सूर्य गुजर रहा होता है, जैसे कोई तारा गुजर रहा होता है। ये तो सूर्य भी एक तारा है, यहाँ से दूसरा तारा गुजर रहा होता है। तो इन सौर ज्वालाओं को फेंकने के कारण इस पदार्थ का यहाँ पे अपनी ओर ये क्या करता है? इसको खींच लेता है। क्यों? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण क्या है? ज़्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण इसका ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका ज़्यादा है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कम है। तो इस कम बल के कारण ये इसको इतना नहीं खींच पाता जितना ये खींचे। तो इसके पास से जब ये गुजरा तो इसको अपनी तरफ खींचने का काम किया। इसको इतनी दूर ले गया, इस पदार्थों को इतनी दूर ले गया कि ये पदार्थ वापस सूर्य के अंदर नहीं जा सका। ये पदार्थ वापस सूर्य के अंदर नहीं जा सका, जिसके कारण ये पदार्थ को सूर्य से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाई। अगर इसमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती रहती, इस यहाँ पे होता तो सूर्य से इसका तापमान, इसकी ऊर्जा मिलती रहती, और ऊर्जा मिलती तो ये जो पदार्थ है वो ठंडा नहीं होता, चट्टानी रूप में नहीं बदलता, ये ज्वाला या लावा में बना रहता।
या ज्वाला में ही रहता, तो इसका तरल अवस्था में रहता। अब ये तरल अवस्था में रह नहीं सकता क्योंकि इसको सूर्य से ऊर्जा मिल नहीं रही, और ये जो पदार्थ है वो अपने अंदर इसको ले नहीं पाया क्योंकि ये तो आगे निकल गया, ये तो आगे की ओर निकल गया। इसको खींच तो लिया अपने तरफ और इसको इसकी कक्षा तल से बाहर कर दिया, इसके जो गुरुत्वाकर्षण की जो रेखा है उससे इसको क्या कर दिया, बाहर। अब इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना काम नहीं कर रहा कि इसको एकदम से अंदर ले ले, इस पदार्थ को ये एकदम से अंदर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये इसकी दूरी पे आ गया, इसमें कुछ दूरी बन गई। ठीक है, अब ये जो सूर्य है वो तो आगे की ओर निकल गया, ठीक है, ब्रह्मांड में आगे की ओर निकल गया। अब ये जो पदार्थ है इसको सूर्य से ऊर्जा न मिलने के कारण ये ठंडा हुआ। ये क्या हुआ? ठंडा हुआ। जब किसी चीज़ गर्म है और वो ठंडी होती है तो कई दरार आती हैं, उसमें टूटन हो जाती है। तो इसमें इस पदार्थ में 9 प्रकार की दरारें आई, 9 टूटन हुई। जब सिकुड़ा तब 9 भागों में ये टूट गया और अब यहाँ पर ग्रहों के रूप में बन गया। यह जब बना तो इसके अंदर वो पदार्थ हैं जो कि उच्च घनत्व के भी हैं और कम घनत्व के भी हैं। उच्च घनत्व का मतलब यहाँ पे उसका भारी बन हो गया, छोटा रूप है लेकिन भारी ग्रह हैं, और कुछ ग्रह होते हैं वो हल्के होते हैं, उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो जितने भारी पदार्थ हैं वो पदार्थ तो यहाँ पर इससे आकर्षित होते रहे और जो भारी हैं वो थोड़ा दूर चले गए। तो ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ हैं वो तो इसकी तरफ हो गए और जो कम घनत्व वाले पदार्थ हैं वो थोड़ा दूर हो गए। ठीक है, इसीलिए आंतरिक और बाह्य ग्रह में हम इसको बांटते हैं। उच्च घनत्व के पदार्थ सूर्य के पास वाले होते हैं और भारी घनत्व वाले पदार्थ सूर्य से दूर होते हैं। जो बाह्य ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण है। और जो ज़्यादा घनत्व के हैं, अधिक घनत्व के हैं, वो कौन से हैं? यहाँ आंतरिक ग्रह के रूप में यहाँ पे बुध है, शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी है और मंगल ग्रह है। इन ग्रहों के रूप में ये 9 भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये ग्रह कौन सा कहलाता है? यहाँ पर ये ग्रहाणु बल कहलाता है। कौन सा है? ग्रहाणु। ग्रहाणु किसको कहते हैं? जब ये बड़े कण होते हैं इसके पास में चारों ओर छोटे कणों को लिपट जाने को, यानी ये जो टूटन हुई थी यहाँ एक तो बड़ा कण हो, एक छोटे भी कण थे, एक तो बड़े कण थे, एक छोटे कण थे। तो बड़े कण के चारों ओर ये छोटे कण लिपट जाते हैं, तो इसका ग्रहाणु कौन सा होगा? बड़ा कण होगा, इसको बोलते हैं ग्रहाणु। इसीलिए इसी के अनुसार इन ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी इसके बड़े कण हैं, इसके चारों तरफ इसके छोटे कणों का लिपट जाना और यहाँ पे एक ग्रह का उत्पत्ति हो जाना, वहाँ पे क्या कहते हैं? इसको ग्रहाणु परिकल्पना। और ये बनी किससे है? सौर ज्वालाओं से बनी हुई परिकल्पना है। समझ रहे हो बात? यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो सूर्य द्वारा सौर ज्वालाएं निकली थी वर्णमंडल से या क्रोमोस्फीयर से, वो ज्वालाएं बाहर की ओर गई। इसमें सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाई। सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलने के कारण ये पदार्थ क्या हुआ? ठंडा हुआ और टूट गया। टूटने के बाद में इसके 2 प्रकार के टुकड़े हुए, एक तो छोटे टुकड़े हुए और एक बड़े टुकड़े हुए। तो ये ठंडा और ठोस रूप में कणों के रूप में बदला। तो बड़ा कण जो है उसके चारों ओर छोटे कणों का लिपट जाना, तो यहाँ नाभिक का काम करने वाला जो बड़ा कण है उसको यहाँ पे ग्रहाणु या प्लेटेसिमल कहा जाता है। प्लेनेटेसिमल कहा जाता है। समझ गए? यहाँ पे बड़े कण को क्या कहते हैं? प्लेटेसिमल, ग्रहाणु कहते हैं, जो नाभिक का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले पदार्थ सूर्य के पास में रहे और कम घनत्व वाले पदार्थ सूर्य से दूर रहे। यानी 9 ग्रहों में बंटा। तो भारी जो ग्रह है जिसमें बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, ये तो आंतरिक ग्रह यानी अधिक घनत्व के पदार्थ हैं। और जो बाह्य ग्रह है वो कम घनत्व के हैं यानी हल्के ग्रह हैं, तो वो सूर्य से थोड़ा दूरी पे हो गए। ठीक है, तो इन भागों में हम इस 9 ग्रहों को बांटते हैं। इस परिकल्पना को क्या कहते हैं? चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना। जो ये विद्वान हैं इन्होंने महाद्वीपीय और महासागरीय जो रूप में भी इन्होंने इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की है। चैम्बरलेन मोल्टन है, इन्होंने महाद्वीपों के और महासागरों के बारे में भी जानकारी प्रदान की है कि महासागर और महाद्वीप है वो ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, ये बात हो गई अपने चैम्बरलेन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना की। इसके बाद में अगली जो परिकल्पना है जेम्स जीन्स की या जेफ्रे की परिकल्पना। उस परिकल्पना का नाम है ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी? जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स व हेराल्ड जेफ्रे। हेराल्ड जेफ्रे
इन्होंने परिकल्पना दी द्वैतवादी ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना दी? ज्वारीय परिकल्पना। इस परिकल्पना को जेम्स जीन्स ने दिया था 1916 व 1919 में, और हेराल्ड जेफने ने इस परिकल्पना का संशोधन किया। इसी परिकल्पना का संशोधन किया, वो किया 1926 में। परिकल्पना कौन सी है? ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना है? ज्वारीय परिकल्पना। इस परिकल्पना के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये सूर्य है, ठीक है। इस रेखा में, यहाँ पर इस रेखा में ये भाग है, यहाँ पर अन्य तारा है, ठीक है, एक अन्य तारा है। यहाँ पे इस रेखा में ये तारा दूसरा है, यहाँ पे दूसरा, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरी स्टेप है ये सूर्य है, यहाँ पर ये तारा है, ये दूसरा तारा, ठीक है। अब ये दूसरा तारा है, यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूँ, ठीक है। तीसरी स्टेप, ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप ये होगी, इसके अंदर ये सूर्य है, यहाँ पर ये जो तारा है ये आगे की ओर यहाँ पर है तारा, ठीक है। ये जो पदार्थ है वो यहाँ पे ये वाला पदार्थ है। और चौथी स्टेप है वो ये होगी, तारा है ये भी, और ये वाली स्टेप, ठीक है। चौथी स्टेप ये है। यहाँ पर ये 4 स्टेप हैं, आपको समझना है। इन्हीं की परिकल्पना है। जिस प्रकार से जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है, जो चंद्रमा के आकर्षण के कारण पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, ज्वार उत्पन्न करता है, सेम वैसी ही परिकल्पना उन्होंने यहाँ पर तारों पे लागू की है। इसके अंदर जब ये तारा है, ये क्या है? सूर्य है। सूर्य से यहाँ पे ज़्यादा आकर्षण वाला तारा, इसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है सूर्य से। यहाँ द्वैतारक 2 जने के पदार्थों की बात किए ना हमने, तो यहाँ पर इसके जने के पदार्थ का मतलब है यहाँ से ये तारा और ये तारा, 2 तारे हैं। इस तारे में अपना सूर्य वाला है ये एक तो, और दूसरा तारा ये ज़्यादा घनत्व वाला। ये जब सूर्य से इतनी दूरी पर है तब तक तो ठीक है। जब ये सूर्य के पास में आ जाता है तो सूर्य के जो कोरोना वाला भाग है, वहाँ से सूर्य का जो पदार्थ है, ज्वालाएं हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेता है। इस पदार्थ को खींचता है, इसको यहाँ पे फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट। इसको फिलामेंट कहा जाता है। जब ये सूर्य से इस पदार्थ को खींचता है और आगे की ओर निकलता है तो इसको इससे बाहर निकाल लेता है। सूर्य से पदार्थ को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है इसकी? ज़्यादा है। सूर्य की भी है, सूर्य पूरा तो उससे खींचा नहीं गया, और सूर्य का जो पदार्थ है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। यहाँ से इससे बाहर निकलने के बाद में ये जो फिलामेंट है, इसकी आकृति कैसी हो जाती है? आकृति सिगार नुमा। कैसी आकृति हो जाती है इसकी? सिगार नुमा। सिगार नुमा जो आकृति है वो ऐसी क्यों होती है? क्योंकि दोनों तरफ इसके जो खिंचाव हो रहा है, आप किसी चीज़ को दोनों किनारों से पकड़ के खींचोगे तो बीच में मोटी और दोनों किनारों से पतली हो जाएगी। आप किसी गुब्बारे को भरो, गुब्बारे को आप दोनों तरफ से पकड़ो और दोनों तरफ से उसको खींचो। इमेजिन करो, आप सोचो कि आपके पास में कोई गुब्बारा है, गुब्बारा आपने भर रखा है, दोनों किनारों पे, पीछे और आगे से दोनों तरफ से इसको पकड़ो और उसको खींचो। अगर आप ऐसे करोगे तो दोनों किनारों से वो पतला रहेगा, बीच में मोटा रहेगा। वैसी ही आकृति यहाँ पे इस फिलामेंट की हुई। क्यों हुई? क्योंकि इधर से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है वापस, और इधर से ये तारा इसको खींच रहा है।
ये तारा इसको इतना दूर ले आया कि अब गुरुत्वाकर्षण इसका काम नहीं कर रहा है, किसका, सूर्य का, और ये आगे की ओर निकल गया। ये तारा आगे की ओर निकल गया, आगे की ओर निकल गया, और ये जो पदार्थ है इन दोनों के बीच में लटका रह गया। ब्रह्मांड में इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको इतना खींच नहीं पाता है कि ये वापस इसके अंदर चला जाए, और ये इसको ले जा नहीं रहा क्योंकि ये आगे की ओर चला गया, क्योंकि ये परिक्रमण आगे की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये आगे की ओर निकल गया और ये इसको पूरी तरह से वापस खींच नहीं सकता, तो ये सिगार नुमा आकृति बीच में ही लटकी रह गई। अब इसको सूर्य से कोई ऊर्जा नहीं मिल रही, किसी दूसरे तारे से इसको कोई ऊर्जा नहीं मिल रही। ये पदार्थ यहाँ पे ठंडा होता है, ठंडा होने से ये 9 भागों में टूटता है। तो 9 भागों में टूटेगा तो जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ हैं सूर्य के पास में होंगे और हल्के पदार्थ वो यहाँ पे रहेंगे। ये पदार्थ जाना चाहते हैं दूर, ये जाना चाहते हैं दूर, लेकिन सूर्य इसको जाने नहीं देता क्योंकि अभी भी इसका कुछ मात्रा में यहाँ पे आकर्षण बल है। तो ये इस पदार्थों को दूर जाने नहीं देता, तो ये अपनी तरफ खींचने का काम करता है इस पदार्थों को, तो खींचने का काम करता है। तो ये 9 टुकड़ों में टूट तो गया, अब ये इसके अंदर भी नहीं जा पाते, ये दूर जाना चाहते हैं, इसको जाने भी नहीं देते, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। समझ गए? तो ये 9 ग्रहों में इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन 9 ग्रहों का यहाँ पे इसका परिक्रमण मानते हैं। क्या मानते हैं? परिक्रमण। ठीक है, अब इसका भी कोई छोटा टुकड़ा यहाँ पे मान लो टूटन हुई, तो एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे टूट गया, तो छोटा टुकड़ा है वो तो इसके साथ में चल नहीं सकता। तो यहाँ पे ये ग्रह है, इसका भी तो कुछ गुरुत्वाकर्षण है, इनका भी तो गुरुत्वाकर्षण है, तो छोटे पदार्थ हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं। ये दूर जाना चाहते हैं लेकिन ये पदार्थ इनको दूर जाने नहीं देते और इसके चारों ओर ये चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हो बात? तो यहाँ ग्रहों की उत्पत्ति मानते हैं, जिसमें से पृथ्वी भी अपना एक ग्रह है जिसकी उत्पत्ति ऐसे मानी जाती है। ठीक है, तो ये बात किसने की? जेम्स जीन्स व हेराल्ड जेफरे ने कही थी कि एक दो साथी तारे थे, एक का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा था, एक का कम था। ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण वो हल्के वाले पदार्थ से फिलामेंट या यहाँ से उसका कुछ पदार्थ निकाल लेता है जिसकी आकृति सिगारनुमा होती है। वो पदार्थ वो अधिक आकर्षण वाला भी नहीं ले जाता है और सूर्य के अंदर भी नहीं जा पाता क्योंकि उससे दूरी बन गई है, जिसके कारण वो पदार्थ को ऊर्जा नहीं मिलने के कारण वो 9 ग्रहों में विभक्त हो गया, जिसके बाद में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। ये कब दी गई थी सिद्धांत? 1916 और 1919 में जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई, और यहाँ 1926 में संशोधन करके जो हेराल्ड जेफरे ने इस परिकल्पना को यहाँ प्रस्तुत किया। यहाँ पर इस परिकल्पना के बाद में हम नेक्स्ट परिकल्पना की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।